शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं राजस्थान से रिलेटेड। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, पार्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो कि ब्लाइंडनेस है। तो राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। तो जाहिर सी बात है, ऐसे व्यक्ति जो कि देख नहीं सकते हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनकी भलाई के लिए सरकार ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लेकर के आई है। तो राजस्थान बन गया है पहला स्टेट टू इम्प्लीमेंट ए पॉलिसी टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस। कैसे करके हम जो है ये जो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है इसको रोक सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव ये रखा गया है कि हमको ये इंश्योर करना है राइट टू साइट। लोगों को देखने का अधिकार होना चाहिए। देखने का अधिकार का मतलब ये है कि वो जो जो चीज़ों को फेस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हम ऑपरेशन के माध्यम से उन बच्चों को ठीक कर सकते हैं, तो वो भी हमें करना है, वो भी उनके अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए। इस पॉलिसी के अंतर्गत एक ड्राइव चलाई जा रही है स्टेट के अंतर्गत, ताकि रिड्यूस किया जा सके रेट ऑफ ब्लाइंडनेस को, ठीक है। जो अंधेपन का रेशियो है उसको कम करने के लिए, उसके परसेंटेज को कम करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। एंड ब्रिंग लाइट इनटू द लाइव्स ऑफ ओवर 3 लाख पीपुल। इसका मतलब ये है 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोशनी प्रोवाइड करी जाएगी। रोशनी प्रोवाइड करने का मतलब ये है जो उनकी जीवन में हमेशा से अंधकार छाया रहा था, वो कभी दुनिया को देख नहीं पाए थे, ऐसे 3 लाख से भी ज़्यादा लोग अब देख पाएंगे। इस पॉलिसी का एम रखा गया है कि ये जो प्रिविलांस रेट है, प्रिविलांस का मतलब होता है जो व्यापकता फैली हुई है ब्लाइंडनेस का स्टेट में, विच वाज 1.1% इन 2020, इसको क्या करना है 0.3% करना है। 1.1% का क्या मतलब है कि यदि 100 लोगों को हम खड़ा करेंगे तो 100 में से हर एक व्यक्ति ऐसा निकलेगा जो कि अंधा है। मेडिकल एंड हेल्थ सेक्रेटरी पृथ्वीराज का कहना है स्टेट गवर्नमेंट ने क्या काम कर दी है मैंडेटरली। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है मैंडेटरली, मतलब होता है अनिवार्य। ये जो कैरोटोप्लास्टी है, ठीक है, कैरोटोप्लास्टी को रनिंग करना अनिवार्य कर दिया है फॉर द कॉर्निया ट्रांसप्लांट एंड आई बैंक्स इन मेडिकल कॉलेज। जहाँ भी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं वहाँ पर दो चीज़ आपको देखने का मिलेगा, एक कॉर्निया का ट्रांसप्लांट और दूसरा आई बैंक। अब फिर क्या होगा, ये जो कॉर्निया कलेक्ट किया जाएगा प्राइवेट बॉडीज़ के द्वारा एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, रिसीविंग फाइनेंशियल एड विल बी मेड अवेलेबल टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑन प्रायोरिटी। इसके लिए सरकार अनुदान भी प्रोवाइड करेगी, प्रोत्साहन भी देने वाली, ताकि जब भी उनको ज़रूरत पड़े कि कहीं किसी का कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना है, कहीं पर आई बैंक स्थापित करना है, तो उसके लिए मनी की जो सप्लाई है, मनी की जो ज़रूरत है वो सरकार पूरी कर देगी, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। इसके साथ साथ में राजस्थान की गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे कैंपेन भी चलाए जाएंगे, जैसे कि आई डोनेशन को कैसे करके हम बढ़ावा दे सकते हैं ऑन एन एक्सटेंसिव लेवल एलोंग विथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। सरकार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी साथ में लेकर के चलना चाहती है। इसके साथ साथ में स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, किनको, आई एक्सपर्ट लोगों को। इसके साथ साथ में आई जो सर्जन हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, काउंसलर है, वर्किंग फॉर आई डोनेशन एंड आई असिस्टेंस ईटीसी, ये सारे लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाना है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं साइंस वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं साइंस की प्रमुख खबरों को। चूँकि आज एडिटोरियल वाला पेज नहीं रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस रहता है संडे के दिन वो साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर होता है। पिक्चर जो आप देख रहे हैं एक बहुत बड़े कछुए की, इसका नाम है जाइंट टॉर्टाइस। जैसे कि नाम है वैसे ही इसका साइज भी है। इसका स्टेटस यदि हम बात करें IUCN की तरफ से, तो वल्नरेबल की कैटेगरी में इसको डाला गया है, ठीक है। और इसका वजन जो है 700 पाउंड तक हो सकता है, और लेंथ की यदि हम बात कर सकें तो 4 फीट इसकी
लंबाई रहती है। कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है, ये नक्शे के माध्यम से आप देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, ये बहुत सारे एरिया में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर इसको। जाइंट टॉर्टाइस की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, अलग अलग आइसलैंड में अलग अलग प्रकार से ये दिख सकते हैं। Those that live on the larger island where there is a more rain have dome shaped cells। जहाँ पानी ज़्यादा है, पानी वाला जो एरिया ज़्यादा है, वहाँ हमें डोम शेप्ड वाले कछुए दिखाई देते हैं। वहीं यदि जो ड्रायर कंडीशन में रह रहे हैं वो स्मॉलर टॉर्टाइज हैं एंड हैव सैडल बैक सेल, ठीक है, और इनकी जो सेल है, इनकी जो खोल है, जो पीठ होती है, वो हमें कैसे दिखाई देती है, सैडल बैग के समान दिखाई देती है। 24 जून 2012 को क्या हुआ था ना, वर्ल्ड फेमस जाइंट टॉर्टाइस अफेक्शनेटली नॉन एज, जिसको हम बोलते हैं लॉनसम जॉर्ज, इसकी डेथ हो गई थी। ही वॉज द लास्ट सर्वाइविंग लैंड टॉर्टाइस फ्रॉम द पिंटा आइसलैंड। पिंटा आइसलैंड ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था, और ये टॉर्टाइस भी न्यूज़ में रहा था। पिंटा आइसलैंड में हमको ये मिला था, और लास्ट सर्वाइविंग लैंड टॉर्टाइस था ये। वन ऑफ द नॉर्दर्न आइसलैंड इन द गैलापागोस। थॉट टू बी 100 ईयर्स ओल्ड। कितनी इसकी उम्र बताई गई थी, 100 साल से भी ज़्यादा इसकी पुरानी उम्र बताई गई थी। लोनसम जॉर्ज लाइव एट चार्ल्स डार्विन रिसर्च स्टेशन सिंस ही वाज फाउंड इन 1971। 1971 में हमने इसको खोजा था। इसको हमने कहाँ रखे थे, चार्ल्स डार्विन रिसर्च स्टेशन में रखे थे। अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बातें बताई गई हैं। तो जो एंशिएंट डीएनए हमने खोजे हैं, इससे पता चला है माइग्रेशन हिस्ट्री जाइंट टॉर्टाइस की। बिफोर द अराइवल ऑफ ह्यूमंस आइलैंड्स इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन। अब आप सोच लीजिए कि इंसानों के आने के भी पहले आइसलैंड इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन, यदि हम हिंद महासागर, जो वेस्ट वाला हिंद महासागर की बात करें, वहाँ जो आइसलैंड हमको देखने को मिले हैं, ये कभी होम हुआ करता था जाइंट टॉर्टाइस का, दैट डोमिनेटेड देयर इकोसिस्टम, जिसने इस इकोसिस्टम में इनको क्या कर दिया था, डोमिनेट कर दिया था, मतलब इनका पूरा प्रभाव उनका हुआ करता था उस टाइम में। एंशिएंट डीएनए को एग्जामिन किया गया रिसर्चरों के द्वारा। उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है कि कैसे करके ये जो एनिमल्स हैं माइग्रेट हुए थे आउट ऑफ अफ्रीका टू colonize Madagascar and many islands that are now lost to the seas। अफ्रीका से हम देख रहे हैं मेडागास्कर गए, इसके अलावा कई जो द्वीप हैं वहाँ पर भी ये गए थे। यदि हम रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से बात कर लें तो ये जो टॉर्टाइस की स्पेसिमेन है, नमूना हमारे पास है, एग्जिस्टेड बिटवीन 1262 एंड 1069 ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। आज से लगभग 1272 से 1069 साल पहले की ये बात करी जाती है। स्पीसीज लाइकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए डिस्पर्सल फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका जैसे जैसे फैलते गया तो ये भी जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन इनका होने लगा था। साइंस की नेक्स्ट न्यूज़ आई है रॉक फिशेस से रिलेटेड। रॉक फिश ने हमें प्रोवाइड कर रही है जेनेटिक बेसिस ऑफ लॉन्गेविटी, ठीक है। यहाँ पर लॉन्गेविटी का मतलब होता है दीर्घायु, की कैसे करके कोई लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। जो रॉक फिश हैं लंबे समय तक जी पाती हैं, उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो कि 100 साल से भी ज़्यादा जी रही हैं। कम्स फ्रॉम जीन्स टाइड टू इंसुलिन सिग्नलिंग। इन जीन्सों को हम टाई करके देख सकते हैं इंसुलिन के साथ में, इंसुलिन के सिग्नलिंग के साथ में, एंड फ्लेवोनॉइड मेटाबॉलिज्म को लेकर के। दो बातें यहाँ पर बताई गई हैं, एक तो इंसुलिन सिग्नलिंग है और दूसरा है फ्लेवोनाइड मेटाबॉलिज्म। दो बातें हैं जिसी के चलते चलते ऐसा देखने को मिला है।
इसके अलावा ये जो स्टडी है वो ये भी बताती है इक्विवेलेंट जीन्सेस ऑन ह्यूमन एजिंग। ठीक है, स्टडी करी गई है ह्यूमन एज को लेकर के और मछली की एज को लेकर के। हम देखते हैं कि मल्टीपल शिफ्ट हो रहा है रॉक फिश की लॉन्गेविटी ने हैव ऑकर्ड इंडिपेंडेंटली, और ये जो चीज़, ये जो गुण विकसित हुआ है इनकी बॉडी में वो इंडिपेंडेंटली हमको देखने को मिला है। द लॉन्गेविटी ऑफ रॉक फिश रेंजेस फ्रॉम 11 से लेकर के 205 साल। जैसे कोई मछली 11 साल जिंदा है, कोई 205 साल जिंदा है। अब चूंकि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, रिसर्चर ने एग्जामिन किया था 23 रॉकफिश स्पीसीज के ऊपर विथ एवरेज लाइफ स्पान रेंजिंग फ्रॉम 22 से लेकर के 108 साल। 23 रॉकफिश का अध्ययन किया गया था जिनकी एवरेज उम्र यदि हम निकालेंगे ना तो 22 से लेकर के 108 साल तक की निकली है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो टोंगा इरप्शन से रिलेटेड आई है। ठीक है, तो टोंगा इरप्शन सिमिलर माना जा रहा है माउंट सेंट हेलेनेस इरप्शन के समान ही। देखिए, जनवरी 2022 में टोंगा इरप्शन के चलते चलते कुछ फोर्सेस जनरेट हुआ था। क्रिएटेड ग्लोबली ऑब्जर्वेबल एटमॉस्फेयर वेव according to a new study using remote seismic data। रिमोट seismic data का इस्तेमाल किया गया है जिसके माध्यम से जनवरी 2022 में जो कुछ फोर्सेस उत्पन्न हुआ था टोंगा इरप्शन के द्वारा, यहाँ पर हम एटमॉस्फेयर वेव को मेजरमेंट कर पाने में सक्षम हुए थे। यदि हम बात कर लें इस वॉल्कनो के इरप्शन को लेकर के, इरप्शन का मतलब होता है जब वॉल्कनो तुरंत निकलता है। ये लार्जेस्ट वॉल्केनिक एक्सप्लोजन था यदि हम बात करें पिछले 30 साल में। रिसर्चर लोग यूज़ करते हैं रिमोट सीज्मिक डाटा का ताकि रिकॉर्ड कर सकें ग्राउंड मोशंस प्रोड्यूस बाय इरप्शन। जैसे ज्वालामुखी अंदर से फूटने वाला है तो उस टाइम में जो हलचल होती है उसके लिए जो रिसर्चर लोग हैं वो रिमोट सीज्मिक डाटा का इस्तेमाल करते हैं ताकि कुछ टाइम पहले तो हमें जानकारी हो जाए। एंड इनडायरेक्टली बाय द रिजल्टिंग एटमॉस्फेरिक वेव्स, इसके साथ साथ में कुछ एटमॉस्फेरिक वेव भी निकलती हैं, इनके माध्यम से भी वैज्ञानिक लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कितना जो इरप्शन का फोर्सेस है वो होने वाला है और कितना नुकसान अर्थ के ऊपर ये पहुंचा सकती हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं गैलेक्सी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। कुल मिलाकर के यहाँ पर सबसे पुरानी गैलेक्सीज़ की बात करी जा रही है कि ये जो गैलेक्सीज़ हैं, असंख्य तारों का जो समूह है जिसको हम गैलेक्सी बोलते हैं, तो ये गैलेक्सी आखिर कितनी पुरानी, यहाँ पर क्वेश्चन उठाया जाता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी, यहाँ के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं इन्होंने यूज़ करा था नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप के डाटा का अर्ली रिलीज ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कवर किया था 87 गैलेक्सीज जो कि हो सकती हैं अर्लीस्ट नॉन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में अब तक की सबसे पुरानी गैलेक्सीज हो सकती हैं ये। तो इससे क्या हुआ, जो एस्ट्रोनॉमर्स लोग थे एक स्टेप और भी ज़्यादा क्लोज आ गए हैं कि कब जो गैलेक्सी पहली बार दिखाई दी थी यूनिवर्स में, लगभग 200 से लेकर के 400 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से हुई है। एक छोटे से छोटे कण के रूप में था पहले ब्रह्मांड। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये जो छोटे से छोटा कण है इसमें विस्फोट होता है। विस्फोट के बाद ही माना जाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। बिग बैंग के 200 से 400 मिलियन साल के बाद में हम देखते हैं कि गैलेक्सी का निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार से हम जो फाइंडिंग कर रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ गैलेक्सीज इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, ये सजेस्ट करता है कि
हमें ज़रूरत है कि हम रिवाइज करें हमारी प्रीवियस जो अंडरस्टैंडिंग है गैलेक्सी फॉर्मेशन को लेकर के। हमारी जो फाइंडिंग है वो हमें देती है पहला इंडिकेशन कि जो लॉट ऑफ गैलेक्सीज हैं, हो सकता है उनका जो फॉर्मेशन है यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा पहले हुआ जितना हम सोचा करते थे। फॉरेन वाले पेज में यदि हम जाएं तो एक न्यूज़ आई है हांगकांग डीजे से रिलेटेड, जिन्होंने ब्रॉडकास्ट किया था लगभग 6 दशक तक, लगभग 60 साल तक। 6 दशक का मतलब होता है 60 साल। 98 की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। इनका नाम है रॉय कॉर्ड्रियो, जिन्होंने इंटरव्यू किया था म्यूज़िक एक्ट्स को, जिसमें इंक्लूड है बीटल्स ड्यूरिंग 6 डिकेड करियर ऑन हांगकांग रेडियो, दैट अर्न हिम द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट वर्किंग डिस्क जॉकी। इनको जाना जाता था विश्व का लॉन्गेस्ट वर्किंग डिस्क जॉकी के नाम से। इनकी डेथ हो गई है। कॉर्ड्रियो डाइड ऑन फ्राइडे अकॉर्डिंग टू द रेडियो टेलीविजन हांगकांग वेयर ही वर्कड अंटिल 2021। तो ये है इनकी पिक्चर, देख सकते हैं आप। अब काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है क्योंकि इनका जो नाम रखा गया था वो वर्ल्ड लेवल पे रखा गया था। इसके बाद अग्निवीर स्कीम से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। अग्निवीर स्कीम के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार 4 साल के लिए आर्मी की भर्ती योजना लेकर के आई थी। सरकार चाहती है कि हमारी जो आर्मी के जवान हैं वो हमेशा से जवान ही रहें। ठीक है, 4 साल आप सेवा देंगे, 4 साल सेवा देने के बाद आप रिटायर हो जाते हैं। सरकार आपको एक मुश्त राशि दे देगी, जैसे कि 10 लाख रुपए दे दिया आपको। इसके बाद आप या तो आप खुद का बिजनेस करिए या तो फिर आप फिर से कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करिए। तो अग्निवीर से रिलेटेड ये बताया जा रहा है, ठीक है, कि अग्निवीर लोगों की जो है ट्रेनिंग चालू हो गई है। अब जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब इनको जॉब भी कम समय के लिए करना है तो इनका जो ट्रेनिंग का पीरियड है ना उसको भी कम कर दिया गया है। लगभग 24 से लेकर के 31 वीक का इनका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। इनका जो ज़्यादातर फोकस रहेगा वो इंटेंस ड्रिल्स को लेकर के है। इसके साथ साथ में आर्मी जो है भरोसा करेगी टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन के ऊपर। टेक्नोलॉजी ही ज़्यादातर इनको सिखाई जाएंगी, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा विरोध हुआ था इस स्कीम को लेकर के। 796 अग्निवीर की ट्रेनिंग चल रही है रानीखेत के मिड मॉर्निंग विंटरसन में। दे आर ऑन द सोमनाथ शर्मा परेड ग्राउंड एट द रेजिमेंटल हेडक्वार्टर ऑफ द कुमाऊं रेजिमेंट। एक खास बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी ये 4 साल के लिए जो अग्निवीर की भर्ती ली गई है उसमें से गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है कि हम 25% लोगों को रखेंगे और बाकी के जो 75% लोग हैं उनको निकाल दिया जाएगा। तो एक नया नया भर्ती वाला कोई व्यक्ति है, उसको कहना है कि मैं देखो 25% का मुझे कोई लोभ नहीं है या 25% को लेकर मुझे कोई डर नहीं, मैं अपना 100% देना चाहता हूँ और मुझे भरोसा है कि मैं जो है ये 4 साल की ट्रेनिंग के बाद भी गवर्नमेंट मुझे लेने वाली है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 के नोटिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो EIA नोटिफिकेशन 2006, इसके अंतर्गत हम देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के क्लियरेंस को लेकर के। कोई प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, कोई कंपनी अपना काम चालू करने वाली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार ही से उसको अनुमति लेनी पड़े। ठीक है, सरकार ने अब क्या काम कर दी है, राज्य सरकारों को भी पावर दे दी है और राज्य सरकारें हो सकता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे दें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये पावर ग्राम पंचायत को दे दें। तो ये जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है इसको हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, कैटेगरी ए है और दूसरा है कैटेगरी बी।
कैटेगरी ए के अंतर्गत नेशनल लेवल पर मूल्यांकन किया जाएगा और बी कैटेगरी के अंतर्गत स्टेट लेवल पर मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट होते हैं इनका मूल्यांकन किया जाता है इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी IAA के द्वारा एंड एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी के द्वारा। वहीं यदि स्टेट की हम बात करें तो स्टेट लेवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी करेगी और स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी करेगी। ये प्रोवाइड करेगी क्लियरेंस टू द कैटेगरी ऑफ बी प्रोजेक्ट और ये कैटेगरी वाले प्रोजेक्ट को सेंट्रल लेवल पर अनुमति दी जाएगी। इसके बाद अलग अलग स्टेज को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें भी कैटेगरी ए आ जाते हैं, कैटेगरी बी आ जाती हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स विद मैंडेटरी क्लियरेंस, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जैसे कि माइनिंग है, थर्मल पावर प्लांट है, रिवर वैली है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, हाईवे, पोर्ट, हार्बर्स और एयरपोर्ट, बंदरगाह वगैरह। इसके साथ साथ में ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें इंक्लूड है वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोफ्लोटिंग या फिर फाउंड्री का काम चलता है, वहाँ पर इनको अनिवार्य कर दिया है कि आपको जो है इन्वायरमेंट का क्लियरेंस लेना ज़रूरी है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है, कि कश्मीर में किस प्रकार से जो आम लोग हैं उनको ऑटोमेटिक राइफल्स प्रोवाइड की जाने वाली। अब सरकार देख रही है कि वहाँ हिंदुओं की हत्या की जा रही है, पंडितों की हत्या की जा रही है, तो इससे निपटने के लिए सरकार ने क्या काम करी है, वहाँ के जो लोकल्स लोग हैं उनको बंदूकें थमा दी है। कहा है कि आप जो है अब निपटो इनसे अच्छे से। भारत कश्मीर में हजारों ग्रामीणों के उस नेटवर्क को दोबारा खड़ा कर रहा है जिन्हें हथियार बंद करके अपने अपने इलाकों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। हाल ही में घाटी में 7 नागरिकों की हत्या के बाद से ये कदम उठाया गया है। तो भारतीय अधिकारी कश्मीरी गांव में हजारों लोगों को ऑटोमेटिक हथियारों से लैस करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में घाटी में 7 आम नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से सरकार चाहती है कि एक सुरक्षा नेटवर्क हम खड़ा करें। अधिकारियों ने लगभग 26,000 ग्रामीणों में विलेज डिफेंस गार्ड को फिर से सक्रिय कर दिया है। 26,000 लोगों के बीच में से जो बीते कुछ सालों में निष्क्रिय हो गया था। सरकार का कहना है कि हम उन VDG को फिर से इकट्ठा कर रहे हैं जो पहले से ही वहाँ थे। इलाकों में बहुत वर्षों तक हालात सामान्य बने रहने के चलते उसमें ढिलाई आ गई थी। ऐसे हमलों को रोकने के लिए हम उन्हें पुनर्गठित कर रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि सरकार इनको ट्रेनिंग दे रही है। यदि कोई आतंकवादी आता है, आतंकवादी हमला होता तो ये अपने लेवल पर वहीं के वहीं गोली चला देंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि इसकी निगेटिव में आती हैं। यदि मेरे हाथ में बंदूक है, पड़ोसी से मेरा झगड़ा हुआ, मैंने गोली चला दिया, कोई आतंकवादी है कि नहीं है, आतंकवादी समझ के मैंने मार दिया, अब मेरा क्या होगा? क्या मेरे ऊपर केस चलेगा कि नहीं चलेगा? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। वहीं सरकार जो है इनको पकड़ने की कोशिश करती है ताकि हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सबूत जुटा पाएँ। यदि नागरिक